हाँ तो बच्चों ठीक ठाक है सभी। चलिए ठीक गुड ठीक ही रहिए। तो देखिए एक बार फिर से अवेलेबल हूँ मैं फिजिक्स की क्लास में नया चैप्टर लेके। नई यूनिट हमारी एटम्स एंड न्यूक्लियर यूनिट नंबर 8। और इस यूनिट में मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 2 की। अभी न्यूक्लियर एटम हम पढ़ चुके हैं। तो एटम्स के अंदर हमने स्टडी किया कुछ बेसिक मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे। और देखिए ये जो है ना हमारा एटम से न्यूक्लियर पार्ट फिजिक्स के अंदर, ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है बच्चों, जिसके के अंदर हम एटम मॉलिक्यूल में जब चलेंगे ना तो बहुत सारा चीजें हाइपोथेटिकल चलता है, अजम्पशंस करना पड़ता है कि भाई अगर ये हो रहा होगा तो ये इस वजह से होगा शायद, ठीक है। और ज्यादातर जिसके मोस्ट प्रोबेबल चांसेस बन जाते हैं तो उस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। एटम में हमने पढ़ा कि एटम की कंपोजिशन किस किस पार्टिकल से मिलकर बना है। न्यूट्रल पार्टिकल्स 2, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बात हुई एटम में कि न्यूक्लियस के बारे में भी, ठीक है, तो इसको नहीं भूलना है। तो देखिए रदरफोर्ड ने बताया भी था ये। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में बच्चों हमने पढ़ा है एक लार्ज स्कैटरिंग एंगल अल्फा पार्टिकल की। जब एक अल्फा पार्टिकल बीम को फॉल कराया जाता था थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उससे कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी जो एटम है, एटम के अंदर एक सेंट्रल एक छोटी सी कोर होती है, उस कोर को नाम दिया जाता है बच्चों न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन पे आ गया वो अल्फा पार्टिकल वापिस हो गया। यहां पर आप अल्फा पार्टिकल बीम दिखा सकते हैं ये, और ये न्यूक्लियस हो गया जी। न्यूक्लियस में हम ये कहते हैं और ये माना गया कि लगभग सारा एटम का पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में और लगभग सारा मास कंसंट्रेट है। तो न्यूक्लियस के अंदर ऑलमोस्ट पूरा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास कंटेन है, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल एक हैवी पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज उसको वापस करने के लिए हैवी ही मास चाहिए और हैवी ही चार्ज होना चाहिए। तो पॉजिटिव को वापस करने के लिए यहाँ पर एक लार्ज पॉजिटिव, एटम का सारा पॉजिटिव और लगभग सारा मास कंसंट्रेट है इस कोर के अंदर, उस कोर को नाम दिया जा रहा है न्यूक्लियस। और इसके अलावा जो अल्फा पार्टिकल इसके थोड़ा दूर से थे वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए ऐसे, ठीक है। जो और दूर से थे वो लगभग स्ट्रेट पास हो गए। तो इस तरह से हमने यहां पर लार्ज स्कैटरिंग, ज्यादा स्कैटरिंग किसमें हुई, जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे गया। तो इस लार्ज स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने कहा कि हर एटम में क्या मिलेगा आपको, एक न्यूक्लियस, और वो बहुत छोटे से स्पेस के अंदर होगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साइज के बारे में, तो एटम का जो ऑर्डर ऑफ साइज होता है, साइज ऑफ एन एटम, तो बच्चों लिखा जाता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर। और इसके न्यूक्लियस की बारे में बात करें तो साइज ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ये बात हमने एटम में, और फिर इसके बाद और भी थ्योरी आई, कुछ ड्रॉबैक्स पॉइंट्स बनते गए, उसके बाद नई थ्योरियां इन्वेंट होती गई और वो थ्योरियां हम पढ़ रहे हैं। तो मोस्ट पॉपुलर जो अभी थ्योरी चल रही है उसी को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ज्यादा कोई हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। तो रदरफोर्ड से लार्ज स्कैटरिंग का होना अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल के थ्रू वो इंडिकेशन था कि हर एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस। एटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने डिफरेंट एटम्स के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई, प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। बहुत सारे एटम्स हैं, उनमें सब में न्यूक्लियस है, तो उनके न्यूक्लियस की बात करेंगे कि भाई न्यूक्लियस के, अब और अंदर जाएंगे, डीप जाएंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस किस किस से मिलकर बना है, ठीक है। उस पर क्या क्या थ्योरी आई, फिर उन थ्योरी को क्या क्या चैलेंजेस मिले, ठीक है। और फिर नई थ्योरी क्या आई हमारे पास, तो वो सब स्टडी करना है। बट मैं एक चीज फिर बता देता हूं
कि यहाँ पर बहुत सारा हाइपोथेटिकल चलता है, अज्यूम किया जाता है एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशंस कर करके, ठीक है। तो चलिए अब अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पूरे एटम को स्टडी नहीं करना है, एटम के एक पार्ट, छोटे से पार्ट न्यूक्लियस को स्टडी करना है। तो न्यूक्लियस के बारे में ज्यादा बात होगी इस चैप्टर के अंदर। और एक बता दूं मैं आपको इस सेशन में, ठीक है, जो रिवाइज सिलेबस है उसमें न्यूक्लियस में से काफी कुछ शॉर्ट भी कर दिया गया है, तो वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा जैसे जैसे हम टॉपिक पे चलते रहेंगे। आज हमने बेसिक से स्टार्ट करना है, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग को ठीक से समझ लीजिएगा, चैप्टर में लास्ट तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। तो जो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूं, तो स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं इसमें एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में ही, एटॉमिक न्यूक्लियस। तो अभी मैंने जैसे बताया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस मिलेगा, उसका आप रीजन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं कि जो लार्ज स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो यहां से क्लियर हो जाएगा आपको कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या क्या अपैरेटस यूज थे। और ये लार्ज स्कैटरिंग एंगल अल्फा पार्टिकल की थ्रू ए थिन गोल्ड फॉइल। तो ये इंडिकेशन यही कर रहा है कि हर एटम में क्या मिलेगा आपको, एक न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास मिलेगा। अब बात आई थी कि ये जो न्यूक्लियस, बाहर निकाल लेते हैं अभी इसको, ये जो न्यूक्लियस है आपका, इसमें एक तो आपने बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है। तो ये न्यूक्लियस और किस किस से मिलके बना है, इसके अंदर और क्या है ये भी तो बताइए हमें, ठीक है। प्रोटॉन के बारे में कह दिया कि सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में ये पढ़ा है हमने, आगे बोर्स थ्योरी भी थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसे जैसे ये थ्योरियां आगे बढ़ी, कुछ और इन्वेंशंस हुए, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हुए, चेंजेस हुए थ्योरियों के अंदर, तो वो सब थोड़ा सा समझिएगा इसको। रेडियो एक्टिविटी टॉपिक पे जाता हूं बच्चों में एक बार, रेडियो एक्टिविटी, और ये पूरा एक्सप्लेन में था लेकिन इस बार ये टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस कोरोना पीरियड की वजह से कि जो अभी कंडीशंस है कि भाई हमारी ज़्यादा क्लासेस नहीं हो पाई है, स्कूलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो सिलेबस को शॉर्ट किया गया है। तो वो शॉर्ट सिलेबस में, जो रिवाइज सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट रिमूव कर दिया गया है। तो ये परमानेंट नहीं, बल्कि अभी इस टाइम के लिए फॉर सेशन हम कह सकते हैं 2020 एंड 21 के लिए ये जो टॉपिक है ये अभी आउट कर दिया गया है। तो देखो, जब बच्चों रेडियो एक्टिविटी की एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तो वहां पर आपको ये पता ही होगा रेडियो एक्टिव सोर्स लाइक रेडियम, यूरेनियम, प्रोटेक्टियम, थोरियम, तो ये जो अपने में से रेडिएशंस को एमिट करते हैं, क्योंकि अनस्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो रेडिएशन का एमिशन करते हैं। तो यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं, एक साइड नेगेटिव चार्ज, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, कुछ रेडिएशन, यहाँ सोर्स है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स, इसको प्लेस कर रखा है लेड केविटी के अंदर। लेड जो है साइड में निकलने वाली रेडिएशन यहाँ निकल रही होगी, यहाँ निकल रही होगी, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, और ऊपर से जो ये केविटी बना रखी है इसमें स्पेस मिलेगा। तो वो रेडिएशन जो निकल रही है, उन रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन आ जाती है नेगेटिव की साइड, कुछ चली जाती है लार्ज डिफ्लेक्टिंग एंगल के ऊपर पॉजिटिव के पास, कुछ रेडिएशन स्ट्रेट निकल जाती है विदाउट डिफ्लेक्शन। इनको बोलते हैं हम गामा रेस। जो नेगेटिव की तरफ आई उन पे पॉजिटिव चार्ज है अल्फा रेस, जो पॉजिटिव की तरफ आई उन पे नेगेटिव चार्ज है, बोला गया बीटा रेस। तो इस तरह से उस रेडियो एक्टिव सोर्स में से, उस रेडियो एक्टिव एटम में से क्या निकल रही है, ये रेडिएशन। अब पहली चीज बहुत ध्यान से सुनना
ये रेडिएशन निकल रही है न्यूक्लियस में से, एटम के न्यूक्लियस में से। भाई न्यूक्लियस में ही तो पॉजिटिव होता है और अल्फा जो है वो पॉजिटिव है, तो जो रेडिएशन निकल रही है वो कहां से निकल रही है? न्यूक्लियस में से। फिर तो सर ये बड़ा कंफ्यूजन है, नेगेटिव। ठीक है, और चलिए इसका थोड़ा सा रीजन ये दिया गया कि क्यों निकली है इन सोर्स में से, तो उसका रीजन ये बता दिया जाता है कि न्यूक्लियस जो है, जो ये हैवी एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है, उनमें प्रोटॉन की नंबर ज्यादा हो जाने से, प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हो जाने से प्रोटॉन में रिपल्सिव फोर्स बढ़ने लग जाता है, वो अनस्टेबल फील करता है वो न्यूक्लियस, और वहां से रेडिएशन को एमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये पॉजिटिव फिर बाहर निकलने लग गया न्यूक्लियस में से। तो किसका डिके हो रहा है? न्यूक्लियस का डिके हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस में से रेडिएशंस निकल रही है। चलो सर ये बात तो समझ में आ गई कि न्यूक्लियस में से रेडिएशन निकल की होगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा क्योंकि उसमें पॉजिटिव होता है। बट हमारे को तो कंफ्यूजन यहाँ पर है, न्यूक्लियस में नेगेटिव। हमने तो जो अभी रिसेंट थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, या जो लेटेस्ट अपडेट जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसमें तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आउटसाइड में है। बट मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे रेडियो एक्टिविटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने लगे और ये जो नेगेटिव आ रहा है यहाँ से न्यूक्लियस में से निकल के, तो इसके ऊपर एक कंसेप्ट बना न्यूक्लियस को थोड़ा समझने के लिए। वो थ्योरी थी यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस थोड़ा सा बताऊंगा और लिखना नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा समझ लो इसको। तो यहां पर बच्चों एक थ्योरी बन गई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, कि ऐसा मानने लगे साइंटिस्ट की जो न्यूक्लियस है ना, उसमें पॉजिटिव भी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी होता है। ऐसा कुछ साइंटिस्ट कहने लगे जो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। फिर दूसरों साइंटिस्टों ने अपनी जो थ्योरियां दे रखी थी, बोर्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो चैलेंज करने लग गए इस थ्योरी को और अपने पॉइंट्स खड़े करने लग गए कि कुछ कंडीशंस, जैसे कि जो ये बीटा निकलता है, ठीक है, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर करें, तो ये जिस एनर्जी से निकलता है वहां पर आप यहाँ पर फिजिक्स का एक बेसिक लॉ एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की बात होने लगी, जिन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बता रखा था वो अपने पॉइंट यहाँ पर खड़े करने लगे कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग भी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रुक पाए, स्टेबल रह पाए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल रोल प्ले करना न्यूक्लियस के अंदर भी आउटसाइड के अंदर भी, वो टिपिकल होता जा रहा था। तो ये थ्योरी जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही थी, बहुत सारे इसके अगेंस्ट ड्रॉबैक्स पॉइंट्स खड़े हो गए। तो भैया मान लिया कि नहीं फिर इसको खत्म कर देते हैं इस थ्योरी को कि ये गलत है। लेकिन क्वेश्चन तो वही खड़ा हुआ है कि न्यूक्लियस में से नेगेटिव फिर कैसे आ रहा है, फिर और अजम्पशंस हैं आगे। और अभी के लिए मैं बता दूं कि हम ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा मानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन N01 जिसको लिख रहा हूं, ये न्यूट्रॉन ही टूट जाता है प्रोटॉन में, H11 प्रोटॉन का सिंबल है। ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रॉन E-10, तो 1-1 ऊपर 1, एक न्यूट्रॉन टूटा किस में? प्रोटॉन में, और किस में? इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो हमने पढ़ लिया है। लेकिन उससे पहले की बात हो रही है कि जब तक इस न्यूट्रॉन की बात नहीं करी थी, अभी मैं इस न्यूट्रॉन की बात रख देता हूं साइड में, क्योंकि अभी हम न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट चैडविक को लेके आएंगे, उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, और फिर क्लियर हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मानना पड़ेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन आया कहां से? उस न्यूट्रॉन के टूटने से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें भी फिर थोड़ा सा गड़बड़ हुई थ्योरी, जिसको कि हम अल्फा बीटा गामा डीके और एक्सप्लेनेशन में पढ़ते थे। बट मैंने बताया कि इस बार सिलेबस काफी न्यूक्लियर में से शॉर्ट कर दिया गया है, तो ये अल्फा बीटा गामा डीके को भी रिमूव कर दिया गया है। तो अभी मैं जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन बता रहा हूं आपको। तो फर्स्ट थ्योरी बच्चों बनी यहां पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। मानने लगे कि रेडियो एक्टिविटी के कंसेप्ट से कि वह न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है,
न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन भी होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, इसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, तो फिर नई थ्योरी क्या बनी, नई थ्योरी आई इसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। और तब तक हमारे चैडविक सर ये डिस्कवरी कर चुके थे कि भाई हाँ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कि न्यूट्रॉन भी होता है न्यूक्लियस के अंदर। उस थ्योरी के बारे में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, ज्यादा डीपली नहीं तो। देखिए मैं भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं। तो अभी हम बात जस्ट इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर टॉपिक पे चलेंगे। तो बात हो रही है यहाँ न्यूक्लियस के कंपोजिशन की, तो आप यहाँ पर एक हेडिंग डाल सकते हैं न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस, और यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूक्लियस कंपोजिशन की, कि न्यूक्लियस किस किस से मिलकर बना है। ठीक है, उसमें आप एक थ्योरी को बताते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, लेकिन बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद थ्योरी आई प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। अब इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, और इसको स्टडी करने के लिए मैं थोड़ा न्यूट्रॉन डिस्कवरी के बारे में भी बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा आगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय चैडविक, तो किस तरह से था उसमें आप लोगों को पता होगा कि यहां पर बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल बीम इंसिडेंस कराई गई थी। अल्फा पार्टिकल बीम कहां से मिलेगी, रेडियो एक्टिव सोर्स से मिल रही होगी, अल्फा बीम निकल रही होगी। और यहां से जैसे ये बीम बेरिलियम से टकराती है तो यहां पर कुछ रेडिएशंस एमिट हुई, इन रेडिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराया, लेकिन कोई डिफ्लेक्शन नहीं दी। तो सोचने लगे कि ये तो गामा हो सकती है। ठीक है, तो ये तो गामा हो सकती है। अब जब इन गामा रेडिएशन को ऐसा जब माना गया पहले, तो जैसे ही ये एक हाइड्रोजीनियस मैटर, ठीक है, आप यहाँ पर वैक्स का एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पर आप पैराफिन स्लैब का एग्जांपल दे सकते हैं। तो उस हाइड्रोजीनियस मैटर के अंदर जब इन बीम को इंसर्ट कराया, तो यहां से हमें एक अच्छी एनर्जी के, एक हाई एनर्जेटिक प्रोटॉन पॉजिटिव यहां से निकला, ये ऑब्जर्व हुआ। ये प्रोटॉन निकलने लगे हाई एनर्जी, अप्रोक्सीमेटली 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ठीक है भाई, तो देखिएगा यहां से बेरिलियम में से जब अल्फा पार्टिकल जाती है, तो यहां पर कुछ रेडिएशंस निकली, और वो न्यूट्रल रेडिएशंस थी। तो चैडविक के अलावा दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो बोलने लगे कि ये तो गामा होनी चाहिए, फिर गामा रेज न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं देती है। तो चैडविक साहब ने बताया कि भाई ये जो गामा रेडिएशंस अगर होती ना, तो ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी हाई एनर्जी का प्रोटॉन इस मैटर में से बाहर नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि इस हैवी पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालने के लिए यहां पर भी कोई हैवी पार्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तो गामा की भी एक बहुत हाई एनर्जी होनी चाहिए, लगभग इससे 10 टाइम्स 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी गामा रेडिएशंस की नहीं होती। तो चैडविक ने कहा कि भाई ये गामा रेडिएशन तो बिल्कुल नहीं है। फिर तो सर क्या है, ये है फिर कुछ एनर्जेटिक न्यूट्रल पार्टिकल्स, ये कुछ एनर्जेटिक न्यूट्रल पार्टिकल्स है, और उसने इनको नाम दिया जी न्यूट्रॉन। तब मानने लगे कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये एक एटम के न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करके और उसमें से निकालता है किसको, न्यूट्रॉन को। फिर ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में जाके जब निकालता है किसको, प्रोटॉन को, विदाउट एनी रिपल्सिव फोर्स, कोई भी इसमें जो है
इसका अपोज नहीं करेगा कि न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है, तो यहाँ रिपल्सन तो होगा नहीं, तो ये फिर इसमें से प्रोटॉन को आगे धकेल देता है, ठीक है, उसको बाहर निकाल देता है एक हाई एनर्जी के प्रोटॉन को। तो ऐसा बताया गया, ठीक है। तो ये मान लिया गया कि अब न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस किस से मिलके बना है भैया, वो बना है प्रोटॉन से मिलके, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन भी एक कंपेरेबल मास रखता है प्रोटॉन के बराबर, और चार्ज उस पर है नहीं, तो हम कहते हैं फिर कि न्यूक्लियस का जो एटम का जो लगभग सारा मास है वो कहां पर कंसंट्रेट हो गया है, न्यूक्लियस के, ठीक है। इतनी बात समझ में आई मेरी। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। तो अब आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। अब इस चैप्टर में हम न्यूक्लियस कंपोजिशन की बात कर चुके हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटसाइड होंगे न्यूक्लियस के, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स किसको बोला जाता है, न्यूक्लियॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको ही न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इनसाइड में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ये न्यूक्लियस और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स, और ये हो गया जी न्यूक्लियस, ठीक है भाई। बात कर लें मास की, चार्ज की, तो ये कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। यहाँ पर इसके मास को एक और यूनिट में लिखा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, वो मैं अभी डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, न्यूट्रॉन स्मॉल एन से यूज कर रहा हूं, इस पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है तो 0, ठीक है भैया। ये हो गया न्यूक्लियॉन्स। आगे इसमें पूछा गया है कि कुछ डेफिनेशन, आइसोटोप्स, ये सब पढ़ा हुआ है आपने, एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है बस। आइसोबार, एक आता है आइसोटोन्स, एक आता है आइसोमर्स, ठीक है। तो मैं यहां पर यही डेफिनेशन समझा देता हूं। आइसोटोप्स तो हम बोलते हैं जिनका कि एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। आइसोबार में मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं दो एटम के, अगर हम कंपेयर करें वहां पर। और आइसोमर्स में क्या होता है, एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं। एनर्जी लेवल्स आपने पढ़े हैं ना एटम के अंदर, कि एक हाईएस्ट एनर्जी लेवल या एक सेकेंड एक्साइटेड लेवल, तो उस एनर्जी लेवल्स की बात करें तो वो डिफरेंट होते हैं आइसोमर्स के अंदर। ये आप लिख भी लेना खुद से और पढ़ लेना इनको बुक से, एग्जांपल्स मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म होगी इसके अंदर, पहले स्टार्टिंग इन छोटी छोटी टर्म से ही करेंगे। नेक्स्ट जो टर्म होगी बच्चों वो होगी एक एटॉमिक मास यूनिट और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको थोड़ा समझिएगा न्यूमेरिकली। एक होता है एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में इसको हम AMU से भी बोल देते हैं, ठीक है। और पूछा गया कि 1 AMU, या आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए, 1 AMU किसके इक्वल लेंगे। एटम के मास को मेजर करने की एक छोटी यूनिट ही बोल सकते हैं इसको। जैसे यूनिट आपकी किलोग्राम होती है, ग्राम होती है, ये भी एक छोटी यूनिट है एटॉमिक मास को मेजर करने की। तो 1 AMU किसके इक्वल होता है, कितने किलोग्राम के इक्वल होता है, अगर वो निकालना पड़े तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूंगा। 1 AMU मे बी डिफाइन एज 1/12 मास ऑफ ए कार्बन एटम, और कार्बन एटम का आइसोटोप C612। इसके एक एटम का जो मास है उसका 1/12 जो पार्ट होता है उसको हमने क्या नाम दे रखा है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि 1 किलोग्राम की कोई डेफिनेशन स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है,
एक मीटर का कोई स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही 1 AMU का ये स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है। कार्बन एटम 612, इस आइसोटोप के एक एटम का मास का 1/12। अगर आप इसको मैथमेटिकली सोल्व करना चाहे तो देखिए कितना आएगा। आप इसमें मोल कंसेप्ट लगा सकते हैं। ये जो हमें पता है कि जो इसका ये एटॉमिक वेट है 12 ग्राम, ये पर मोल के ऊपर, तो आप ऐसा बोलते हैं ना कि एक मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो इतने एटम्स ऑफ कार्बन का जो मास होगा वो यहां से ग्राम के अंदर कितना बोलते हैं हम, 12 ग्राम। तो एक एटम का कितना होगा भैया, 12 अपॉन में 6.023 इंटू 10⁻23। ये एक एटम का आ गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 AMU। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू जो एक एटम का मास है उसका 1/12 पार्ट, तो 1/12 12 6.023 इंटू 10⁻23। ये कट कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ये वैल्यू आपकी पड़ी हुई है जो कि होती है मास ऑफ प्रोटॉन भी। तो प्रोटॉन का मास लगभग 1 AMU, 1.00 फिर आगे चलता है, वो वैल्यू मैं बता दूंगा आपको। तो 1 AMU इतने किलोग्राम के बराबर लिया जाता है। ठीक है, ये एक छोटी यूनिट होगी एटम के मास को मेजर करने की, याद रखनी है ये वैल्यू। 1 AMU इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो एक ये टर्म आ जाती है 1 AMU। एक और भी टर्म आती है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV से लिखते हैं इसको, शॉर्ट में EV से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखते हैं। तो अगर पूछा जाए कि डिफाइन, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, पहले तो मैं बता दूं आपको, यूनिट ऑफ एनर्जी है ये, यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की तो सर ऐसा यूनिट जूल पड़ी है, ठीक है, लेकिन ये भी एक एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रिक की टर्म के अंदर। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी डिफाइन करना आता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल के साथ कंपेयर करें तो कितना बताओगे? तो सबसे पहले तो आप डिफाइन कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कि द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन 1 volt potential difference applied on it। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन पे पोटेंशियल डिफरेंस लगता है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करता है पॉजिटिव की तरफ, एक्सेलरेट करना शुरू करता है, एनर्जी मिलती है। तो कितनी एनर्जी मिली उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पे, वो एनर्जी आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट होती है। और आप मैथमेटिकली इसको सोल्व करें तो आपने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन में चार्ज, एनर्जी वर्क, तो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। ठीक है, 1 वोल्ट तो 1 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसलिए हम बोलते हैं बच्चों कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये भी वैल्यू आप याद रखेंगे। फिर थोड़ी बड़ी टर्म के अंदर चली जाती है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मेगा से इलेक्ट्रॉन बनाओ 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे जूल बनाओ तो 10⁻6 इंटू 1.6 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आ गया होगा आपको समझ में, ज्यादा मुश्किल था नहीं, AMU और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इनमें एक रिलेशन बनाना पड़ता है और पूछा जाता है कि AMU और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन है, तो वो भी आप समझिएगा। छोटी छोटी टर्म्स चल रही है, समझते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है इनमें। अगर यहां पर आ जाता है, देखिए एक टॉपिक कि AMU और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक रिलेशन बनाना है आपने, रिलेशन बिटवीन AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनमें एक रिलेशन बनाना है। तो देखिएगा कैसे करें भाई। एटॉमिक मास यूनिट, ये तो मास की यूनिट है सर। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो सर एनर्जी की यूनिट है। तो इनमें रिलेशन कैसे बनाए मास और एनर्जी में? मेरे नाम बोलने से मास एनर्जी रिलेशन आप फटाफट लिख देंगे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, E इज इक्वल्स टू mc²। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मॉडर्न थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरिया दी थी आइंस्टीन ने,
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, टाइम के ऊपर था, मास के ऊपर था, ठीक है, और वेलोसिटी के ऊपर भी बना है हमने, रिलेटिव वेलोसिटी जो पढ़ा है। तो इस पे कई कंसेप्ट दिए और इसके आइंस्टीन के ये थ्योरी आने से रिलेटिविटी की बहुत सारे कंसेप्ट को चेंज करना पड़ा। पहले जैसे कुछ मान रहे थे उनमें चेंजेस लाने पड़े कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम उसको आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो और उस पे जो थ्योरियाँ लिखी गई हैं वो आप स्टडी कर सकते हो। अभी हमने इसको डीपली स्टडी नहीं करना है। अभी टॉपिक हमारा ये है एटॉमिक मास यूनिट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मास और एनर्जी में एक रिलेशन बनाना है। तो हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से चल रहा है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास चेंज हो सकता है एनर्जी के अंदर, ठीक है जी। E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो देखिए आपका मास कितना है, यहाँ पर 1 AMU है, इनमें रिलेशन बना रहे हैं 1 AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो 1 AMU कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ाई है हमने। चलिए इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, मास कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इन केजी, c कितना 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, स्केयर तो स्केयर। ये एनर्जी किस में आ जाएगी, जूल में। लेकिन हमें एनर्जी को किसके साथ कंपेयर करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें बनाइए। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। मेगा से जूल, तो इससे मल्टीप्लाई, या तो जूल से मेगा तो डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻⁻13। अब ये जूल ना रह के किस में आ जाएगी एनर्जी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, ये पूरी कैलकुलेशन जब सोल्व करते हैं तो बच्चों अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आती। कब, जब हमने एक एटॉमिक मास यूनिट को किसमें चेंज किया, एनर्जी में। तो हम बोलते हैं 1 AMU अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक रिलेशन था बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड एनर्जी के अंदर। तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलते चलिए, चलना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए अब आगे बच्चों मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी हैं। एटॉमिक मास यूनिट के अंदर मास की, इलेक्ट्रॉन के मास की 0.00055 AMU और प्रोटॉन की 1.00, देखो 1.00 उसके बाद 73 AMU। न्यूट्रॉन पे जाते हैं तो 1.0086, नियरली सेम होता है, ठीक है। इसलिए न्यूट्रॉन का मास भी हम प्रोटॉन के कंपेरेबल 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये एटॉमिक मास यूनिट के अंदर वैल्यू है इनकी, ठीक है। गिवन मिलती है, ये याद रखने की कोई ज्यादा जरूरी है नहीं। टॉपिक हमारा आता है इसके बाद न्यूक्लियर साइज। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा हम स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और बताऊं, हम जनरली एक एटम को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं XZA, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। Z उसका एटॉमिक नंबर, तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में बताने की जरूरत है आपको। नंबर ऑफ प्रोटॉन, A होता है मास नंबर, इसको आप एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सभी को पता है कि आइसोटोप, डिफरेंट आइसोटोप का एक एवरेज निकालने के बाद ये वैल्यूज लिखी जाती है। तो एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर, या आप इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं। न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें काउंट बराबर ही होते हैं। और यहां से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहें या मास नंबर को क्या लिखते हैं, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर। चलिए ये सब बातें हमें पता है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं सर, कुछ नया पढ़ाई। अच्छा, न्यूक्लियर साइज। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया बच्चों की एक न्यूक्लियस छोटा सा साइज है, बहुत छोटा सा साइज, ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर, दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो इतना छोटा सा साइज है, तो क्या उसका इलेप्टिकल, क्या उसका रेक्टेंगल, एक स्फीयर, छोटा सा स्फीयर माना जाता है, ठीक है। उस स्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, r, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये मान लिया गया r को। तो इसकी जो वॉल्यूम है, स्फीयर है 4/3 πr³, ये वॉल्यूम डिपेंड करेगी उसमें रहने वाले कितने हैं, ठीक है। कोई एक हैवी एटम है, उसमें ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो उसका थोड़ा साइज जो है वो बड़ा मिलेगा। तो ये जो साइज है, वॉल्यूम है, वो डिपेंड कर रहा है उसमें रहने वाले
ठीक है, रहने वाले जो उसमें रह कौन 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 कितने रह रहे हैं, ठीक है, रहने वालों के ऊपर डिपेंड करती है इसकी वॉल्यूम, इसका साइज। तो 4/3 पाई आर क्यूब इसकी जो वॉल्यूम है डिपेंड करेगी इसके मास नंबर पे, क्योंकि मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर है, वही तो क्वांटिटी है इसकी, वही तो साइज बताएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, तो इसको मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लिख रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ठीक है जी, आपके घर में ज्यादा लोग हैं तो इसका मतलब साइज आपको बड़ा चाहिए वहां उनके रहने के लिए, ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। तो 4/3 पाई ये तो सब कांस्टेंट है, तो आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम यहाँ से ए लिख सकते हैं, और आर डायरेक्टली ए की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आर नोट ए की पावर 1/3, ये पूरा सोल्व करने के बाद आर नोट आता है भैया 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या आप इसको 1.2 फर्मी भी बोल सकते हैं। ये आगे एक फॉर्मूला न्यूक्लियर साइज के लिए। ठीक है, तो यहां पर जस्ट इतना ही पढ़ना था कि जो उसकी वॉल्यूम है उसका जो साइज है डिपेंड करेगा उसमें रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पे। अब एक बार बात करते हैं, ये भी एक अच्छा टॉपिक है न्यूक्लियर डेंसिटी का। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही बस, फटाफट एक बार इसको और देख लो। न्यूक्लियर डेंसिटी, जनरली डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही डेंसिटी हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन वो किसकी है, न्यूक्लियस की डेंसिटी है। तो ये न्यूक्लियस हो गया सर। ओके, इसमें कौन कौन है, प्रोटॉन है और इसमें न्यूट्रॉन है, बहुत सारे हैं। कोई भी एटम ले लो, XZ ए ले लिया मैंने, ए यहां लिख लो या यहां लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए इसमें क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं लेट एम को मैंने लिखा मास, तो ये इसको रब कर देते हैं, इसका काम खत्म। लेट एम जो है वो मास ऑफ ईच न्यूक्लियन मैं मान लेता हूं। न्यूक्लियन समझ गए ना, जो न्यूक्लियस के अंदर है कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लगभग मास क्या है, सेम है। तो हमने उसका मास एक का कितना माना, एम, उसमें है कितने, ये है सर। तो टोटल मास क्या लिख सकते हैं आप न्यूक्लियस का, इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। बोलिए आ गया होगा समझ में। तो डेंसिटी को निकाल दीजिए भैया, डेंसिटी टोटल मास एम ए अपॉन में वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस हो गया न्यूक्लियस का। आर अभी हमने पढ़ा था, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट, बोलो मत, ए की पावर 1/3, ये अभी जस्ट इससे पहले रिलेशन पढ़ा है। चलिए इसमें रख देते हैं। तो डेंसिटी भैया क्या आ जाएगी यहाँ पर, एम ए 4/3 पाई, आर की जब ये वैल्यू रखता हूं आर नोट ए की पावर 1/3 पूरे का होल क्यूब। तो बड़े समझदार हैं आप, समझ जाएंगे। एम ए 4/3 पाई आर नोट क्यूब, ए के ऊपर भी क्यूब है, ये 3 से 3 कटेगा तो ए बचेगा, ए से ए कटेगा तो डेंसिटी आएगी 3 ऊपर चला जाएगा, 3m अपॉन में 4 पाई आर नॉट क्यूब, ये डेंसिटी। ठीक है, इस पे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाल के लिख रहा हूं मैं। पहला पॉइंट, न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर। वाटर को आप चाहे एक जग में डालिए, एक ग्लास में डालिए, एक बड़ी सी बकेट में डालिए, डेंसिटी वही रहनी है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बट साइज अलग अलग हो गया ना। ऐसे ही यहां पर समझ गए ना मेरी बात को। ठीक है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो है डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास नंबर। साइज अलग अलग है, न्यूक्लियंस अलग अलग है, बट डेंसिटी वही है। कितनी है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, काफी हाई ऑर्डर आता है जब ये वैल्यूज रखेंगे ना। एम की वैल्यू 9 ये एम क्या था 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और आर नोट फिर उस पर क्यूब, आर नोट की वैल्यू 10⁻⁻5 में थी। ठीक है, सॉरी 10⁻⁻15 में थी, फिर यहाँ 3 आएगा 45, फिर ऊपर जाएगा प्लस। तो देखिए बहुत हाई डेंसिटी। ठीक है,
तो न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास नंबर। एक पॉइंट यहां पर ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डेंसिटी का एक फॉर्मूला। डेंसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से देख रहे हैं मास नंबर कहीं आ नहीं रहा है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये डेंसिटी काफी ज्यादा हाई मिलेगी। आप वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, यहां पर देखिए भैया आर नोट की वैल्यू 10⁻⁻15, तो उसका क्यूब करेंगे 10⁻⁻45। चलो यहां पर भी है 10⁻⁻27, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का भी तो 45 होगा ना। तो इसकी जो डेंसिटी का ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, वो 10⁻17 का ऑर्डर आता है। तो विच इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई ये डेंसिटी होती है और ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब बहुत क्लोजली पैक्ड है न्यूक्लियॉन्स, किसके अंदर, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है और उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो भाई कंजस्टेड तो करना पड़ेगा ना, इकट्ठा इकट्ठा तो रहना पड़ेगा। तो काफी कंजस्टेड है ये, 10⁻17 का ऑर्डर आता है, इतना हाई होता है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग इसके ऊपर, इसलिए क्वेश्चन बनता है कि एक छोटे से न्यूक्लियस साइज को उठाने के लिए हमें एक हैवी क्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत लार्ज है भैया। आप छोटे से साइज ले लो, कोई भी साइज ले लो, ऐसा ले लो कि दिख रहा हो तुम्हें कम से कम, ठीक है। तो मैं मान लो कि न्यूक्लियस का रेडियस यहां पर r इज इक्वल्स टू 1 mm ले लेता हूं, लो छोटे से छोटा, इतना दिखना भी तो चाहिए ना, उठाने के लिए दिखे तो सही कोई चीज, तभी तो उठा पाएंगे, ठीक है। तो 1 mm रेडियस का न्यूक्लियस है, वैसे इतना सा, देखें उसका मास कितना आता है। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी आई है 10⁻17, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। चलो 4/3 पाई को भी हटाओ, मल्टीप्लाई में जो हो रहा है, ओनली आर क्यूब ले लो। आर कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, उसका क्यूब करेंगे 10⁻⁻9, फिर भी 10⁻, कितना बच गया 8 किलोग्राम, नहीं उठने वाला है हमारे हाथों से तो, ठीक है। फिर इसमें जी भी लगा दो वेट, फिर उसको लिफ्ट करो, तो हमें क्रेन की रिक्वायरमेंट ही होगी एक mm के रेडियस वाले न्यूक्लियस को उठाने के लिए भी। बट ऐसा नहीं है ना, 1 mm में तो है ही नहीं। अरे हर सब्सटेंस किससे मिलके बना है, एटम से। एटम में क्या है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस तो उठा पा रहे हैं हम आसानी से, बट वो 1 mm रेडियस का भी तो नहीं है, बहुत छोटा साइज है ना वो, 10⁻⁻15 मीटर। तो चलिए ये हमने यहाँ तक बच्चों पढ़ा है, न्यूक्लियर डेंसिटी तक। आप इसको स्टडी कर लेंगे ठीक से, बाकी हम फिर लाइव क्लास में और डिस्कस करते हैं, ठीक है।